Exercise 8, question number 1. 4 options are given against the statement. 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं. इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. जो सही ऑप्शन है उसके इर्द गिर्द सर्कल लगाएं. तो पहला जो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग. तो इंडक्टिव रीजनिंग के लिए इन चारों में से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो यूज़ किया जाता है. जब भी हम इंडक्टिव रीजनिंग करते हैं तो इंडक्टिव रीजनिंग की जाती है बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने की बेस पर. तो हम एक एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में जो लॉजिक निकलती है, उसके रिज़ल्ट में जो रीजनिंग होती है उसको हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं. तो इसका जो है ये ए ऑप्शन होगा. इसके बाद सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंटेंस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग. तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये बेसिकली जो मशहूर फैक्ट्स होते हैं उनके नतीजे में ड्रॉ जो है वो की जाती है. तो इसका ऑप्शन जो है ये डी होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम वेल नाउन फैक्ट्स. तो वेल नाउन फैक्ट से जो हम नतीजा निकालते हैं उसके वो जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है. इसके बाद थर्ड वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू. तो कौन सी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है. तो यहाँ पर 22/7 चूँकि ये पाई के इक्वल होता है तो ये क्यू डैश का मेंबर जो है ये नहीं है, बल्कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है. तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, क्योंकि वो कह रहा है कि 22/7 इज़ नॉट मेंबर ऑफ क्यू डैश. तो वो ठीक कह रहा है, क्योंकि 22/7 इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर. तो ये इरेशनल नंबर्स का जो मेंबर है ये नहीं है. इसके बाद 4 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट रिप्रेजेंट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट द स्टोव इज़ बर्निंग. नेगेशन होता है उलट. तो द स्टोव इज़ बर्निंग, इसका उलट क्या होगा, स्टोव इज़ नॉट बर्निंग. क्योंकि जारी बात है यहाँ पर वो कह रहा है स्टोव इज़ बर्निंग, स्टोव जो है ये जल रहा है, लेकिन इसका नेगेशन होगा स्टोव इज़ नॉट बर्निंग. तो इसका नेगेटिव पॉइंट. तो ये ए जो है ये इसका आंसर होगा. Fifth, the conjunction of two statements P and Q is true. जो कंजंक्शन है ये P और Q स्टेटमेंट की ये ट्रू किस शक्ल में होगी. कंजंक्शन बेसिकली एंड गेट को रिप्रेजेंट करती है. तो इसका मतलब कि अगर P और Q दोनों ट्रू होंगे तब कंजंक्शन जो है ये ट्रू होगी. तो इसलिए इसका जो है ये बी ऑप्शन होगा. 6, a conditional is regarded as false only when. कंडीशनल कब जो है ये false होता है. तो अगर एंटीसेंडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट false हो तो उस शक्ल में कंडीशनल जो है ये false होता है. तो ये ए आंसर होगा. एंटीसेंडेंट पहले आने वाला जो है वैल्यू एंड कॉन्सिक्वेंट बाद में आने वाली जो वैल्यू है. तो ये जैसे मतलब P है, P हम पहले लिखते हैं तो ये एंटीसेंडेंट और Q जो है ये कॉन्सिक्वेंट. तो यहाँ पर P जो है ये ट्रू होगा और जो Q है ये फॉल्स होगा. तो A जो है इसका आंसर है. कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P गोज़ टू Q गोज़ टू P इज़. कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम क्या करते हैं, हम दोनों जो हमारे पास कंडीशनल्स हैं इनके हम जगह भी चेंज कर देते हैं और इसके साथ साथ इनके जो क्या उसे कहते हैं नेगेशन जो है वो भी चेंज कर देते हैं. तो जैसे यहाँ पर Q पहले है और P बाद में है तो P पहले और Q बाद में हो जाएगा. तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास C है ये इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें P और Q को रिप्लेस भी किया है और इनकी नेगेशन साइन भी चेंज. यहाँ पर ये नेगेशन नहीं है तो यहाँ पर हमने लगा दी है. तो इसका मतलब कि ये इसका आंसर होगा. 8, द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज़ द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स. तो ये कंजेक्चर है. ये बेसिकली कंजेक्चर होती है जो
कॉमन सेंस तो जिसको जो है वो एक्सेप्ट कर रही हो, ये स्टेटमेंट देखने में जो ठीक है, लेकिन प्रूफ जो है उसका हमारे पास ना हो, तो इसलिए ये जो है ये कंजेक्चर होगी। 9 अ स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जिसको हमें प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं, हमें वैसे ही पता चल रहा है कि ये ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट्स के दरमियान हम सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन एक्सियम की है, तो एक्सियम जो है इसका आंसर होगा। द स्टेटमेंट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180, तो ये हमारे पास थ्योरम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसका आंसर है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये प्रीवियसली नाउन फैक्ट्स के लिहाज से ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंटीरियर एंगल का फार्मूला भी a+b+c यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल जो हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है, तो ये यही बता रहा है। तो ये हमारे पास फार्मूला भी है जो हम थ्योरम्स में यूज़ भी करते हैं, थ्योरम्स दूसरे थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए, तो इसलिए थ्योरम जो है ये इसका आंसर होगा। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। तो यहाँ पर 4 जो है वो कंडीशंस हमें दी हुई हैं, पहली ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी और चौथी, और हमने इनका कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव प्रॉपर्टी जो है ये फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम कन्वर्स की बात करते हैं। तो कन्वर्स में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पोजीशंस चेंज करते हैं, यानी ये वाली वैल्यू जो राइट पर है ये लेफ़्ट की तरफ चली जाती है और लेफ़्ट वाली वैल्यू राइट की तरफ आ जाती है। तो Q इस तरफ आ जाएगा, ये जो हमारे पास नेगेशन ऑफ P है ये इस तरफ, नॉट P इस तरफ आ जाएगा। तो ये दोनों इनकी पोजीशंस चेंज हो गई। इसी तरह यहाँ पर भी P इस तरफ, Q इस तरफ आ जाएगा, तो ये कन्वर्स प्रॉपर्टी बन गई। यहाँ पर भी ये नॉट P इस तरफ और नॉट Q इस तरफ आ जाएगा, तो ये हमारे पास कन्वर्स प्रॉपर्टी बन गई। इसी तरह यहाँ पर नॉट Q लेफ़्ट साइड पर है तो ये राइट साइड पर आ जाएगा, और ये राइट साइड पर है तो ये लेफ़्ट साइड पर चला जाएगा। यानी कन्वर्स में हम क्या करते हैं, हम पोजीशंस चेंज, यानी जो राइट साइड पर वैल्यूज़ हैं वो लेफ़्ट पर लिख देते हैं, और जो लेफ़्ट साइड पर वैल्यूज़ हैं वो राइट साइड पर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास कन्वर्स प्रॉपर्टी। इसके बाद इन्वर्स, इन्वर्स में हम क्या करते हैं, पोजीशंस तो चेंज नहीं करते, बस जो साइंस हैं वो चेंज कर देते हैं। जैसे ये नॉट P है तो ये सिंपल P हो जाएगा, और ये नॉट Q, ये Q है तो ये नॉट Q हो जाएगा। यानी जिसके पास नॉट है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, और जिसके पास नॉट नहीं है उसके साथ नॉट जो है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इन दोनों के साथ जो है वो नॉट नहीं है, तो यहाँ पर इन दोनों के साथ जो है वो नॉट आ जाएगा। यहाँ पर दोनों के पास नॉट है तो ये रिमूव हो गया, यहाँ पर भी रिमूव। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन्वर्स प्रॉपर्टी बनाने के लिए हम जो साइंस है वो चेंज कर देते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव प्रॉपर्टी में हम पोजीशंस भी चेंज करते हैं, यानी लेफ़्ट साइड वाली राइट पर और राइट साइड वाली लेफ़्ट पर चली जाती हैं, और दूसरे नंबर पर जो साइंस हैं वो भी चेंज कर देते हैं, यानी जिसके साथ नॉट है वो ख़त्म हो जाएगा और जिसके साथ नॉट नहीं है उसके साथ हम नॉट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर ये पहली वैल्यू, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाने के लिए ये Q जो है ये इस साइड पर और P जो है ये इस साइड पर चला जाएगा, और दूसरे नंबर पर Q के पास नॉट नहीं है तो Q के पास नॉट आ जाएगा, और P के पास नॉट है तो P से नॉट जो है ये रिमूव हो जाएगा। तो हम जो है वो इनकी पोजीशंस चेंज करते हैं और साथ साइन भी चेंज करते हैं। तो Q लेफ़्ट साइड पर चला जाएगा और जो P है ये राइट साइड पर आ जाएगा। तो Q लेफ़्ट पर आ गया, P राइट पर, और दूसरे नंबर पर P के साथ नॉट है तो यहाँ पर P के साथ नॉट ख़त्म हो गया। Q के पास नॉट नहीं है तो Q के पास नॉट आ जाएगा। सेकंड वाले में Q और P की पहले पोजीशन चेंज करेंगे, P इस तरफ और Q इस तरफ आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, और दोनों के पास नॉट नहीं है तो यहाँ पर हम दोनों के साथ नॉट लगा देंगे। तीसरे में P और Q की जगह पहले चेंज करेंगे, Q इस तरफ और P इस तरफ आ जाएगा, और दूसरे नंबर पर दोनों के पास नॉट है तो दोनों का नॉट रिमूव कर देंगे हम। और चौथे में भी इसी तरह से पोजीशंस भी चेंज करेंगे, यानी P इस तरफ चला जाएगा और Q इस तरफ आ जाएगा, और दूसरे नंबर पर नॉट भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि दोनों के पास नॉट है तो हमें पोजीशंस भी चेंज करनी है और साइन भी चेंज करने हैं।
तो हम कन्वर्स प्रॉपर्टी में सिर्फ पोजीशंस चेंज करते हैं, इनवर्स में साइंस चेंज करते हैं और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में पोजीशंस भी चेंज कर देते हैं और साइंस भी चेंज कर देते हैं। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। हमने ट्रूथ टेबल जो है ये बनाना है। तो जो सब क्वेश्चन 1 है इसके अकॉर्डिंग नॉट इनटू पी और क्यू, ये जो इस तरह का साइन होता है ये और को रिप्रेजेंट करता है, इनटू और दूसरी तरफ जो है वो नॉट क्यू है। तो हमने नॉट पी और क्यू और नॉट क्यू का और जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम P और Q जो है ये ले लेंगे। तो P और Q जो है वो हमने ले लिया। इसमें 4 कंडीशंस हो सकती हैं। पहले नंबर पर जब P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो, यानी P भी ऑन हो और Q भी ऑन हो। दूसरी कंडीशन हो सकती है जब P भी ऑफ हो और Q भी ऑफ हो। तो एक कंडीशन ऑन ऑन और ऑफ ऑफ। ऑन को हम ट्रू यानी T से और ऑफ को हम फॉल्स यानी F से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो हो सकती है जब P ऑन हो और Q ऑफ हो। फोर्थ में जब P ऑफ हो और Q ऑन हो। तो 4 कंडीशंस मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली कंडीशन दोनों ट्रू हों, फोर्थ कंडीशन दोनों फॉल्स हों, सेकंड कंडीशन पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, थर्ड कंडीशन पहली फॉल्स दूसरी ट्रू। तो ये 4 हमारे पास कंडीशंस आ गई। अब हमने P और Q मालूम करना है। P और का मतलब होता है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो आंसर जो है ये ट्रू निकलेगा। फॉल्स होने के लिए दोनों का फॉल्स होना ज़रूरी है, P का भी और Q का भी। और का मतलब दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो हमारी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू होगी। जैसे यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू स्टेटमेंट हो गई। यहाँ पर एक ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट, यहाँ पर भी ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट। इस कंडीशन में दोनों फॉल्स हैं तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो और वैल्यू फॉल्स होगी। तो ये हमने P और Q मालूम कर लिया। अब P और Q का नॉट मालूम करना है। अब नॉट हम किस तरह से मालूम करते हैं? नॉट मालूम करने के लिए हम चेंज कर देते हैं यानी निगेट कर देते हैं। अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर P और Q इसका नॉट हमने मालूम करना है। तो नॉट में क्या करेंगे, ये ट्रू था फॉल्स हो गया, ट्रू था फॉल्स, ट्रू था फॉल्स और ये फॉल्स था तो यहाँ पर ट्रू हो गया। तो हमने ये वाली जो साइड है ये मालूम कर ली है यानी नॉट P और Q। तो ये हमारे पास आ गई। अब हम ये मालूम करेंगे नॉट Q, यानी Q का हमने नॉट लेना है। तो Q हमारे पास ये वाली वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, नॉट लेने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर Q ट्रू है तो Q नॉट फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो अब हमने ये वाली साइड यहाँ पर मालूम कर ली, ये वाली साइड यहाँ पर। अब इन दोनों का हमने और मालूम करना है यानी इन दोनों का और की प्रॉपर्टी हमने कहा था कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो हमारे पास आंसर जो है ये ट्रू आएगा। ये दोनों फॉल्स हैं तो इसलिए फॉल्स हो गया। इनमें से एक ट्रू है तो और अगर हमने मालूम करना है तो ये ट्रू हो जाएगा। ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, ये दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। क्योंकि दोनों कंडीशंस जब फॉल्स होंगी तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। यहाँ पर भी दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो यहाँ पर फॉल्स है। तो ये हमारे पास ट्रूथ टेबल जो है वो बन गया इस वैल्यू का। नेक्स्ट ट्रूथ टेबल हमने इस वैल्यू का बनाना है। तो यहाँ पर नॉट Q और पहले नॉट Q मालूम करेंगे, नॉट P मालूम करेंगे और उन दोनों का और ले लेंगे। और जो हमारे पास आंसर आएगा बाद में उसका नॉट जो है वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम P और Q लेंगे और 4 कंडीशंस जो है वो लिख लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जो है वो लिखी थी। यानी दोनों ट्रू होंगी, दोनों फॉल्स होंगी, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू। तो ये 4 कंडीशंस हमारे पास P और Q की आ गई। अब हमने सबसे पहले नॉट P मालूम करना है यानी P का उलट, P क्या नेगेशन। तो अगर
नॉट मालूम करने के लिए जो वैल्यू ट्रू होती है वो फॉल्स हो जाएगी और जो फॉल्स होती है वो ट्रू। जैसे यहाँ पर ट्रू था P तो नॉट P फॉल्स हो जाएगा, ये भी ट्रू था तो फॉल्स हो गया, फॉल्स था ट्रू हो गया और फॉल्स था तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। इसी तरह हमने नॉट Q मालूम करना है तो ये Q की वैल्यू है, जब नॉट Q मालूम करेंगे तो इसको हम उल्टा देंगे, ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू हो जाएगा। तो अब हमने नॉट Q और नॉट P का और मालूम करना है, तो ये नॉट Q और ये नॉट P, इन दोनों का और का मतलब कि दोनों में से एक भी ट्रू है तो वैल्यू ट्रू आएगी, अगर दोनों फॉल्स हैं तब वैल्यू फॉल्स आएगी। जैसे यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो वैल्यू फॉल्स आ गई, इनमें से एक ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पर भी एक ट्रू है तो ट्रू आ गया, यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया। तो हमने ये मालूम कर लिया है। अब इस पूरी वैल्यू का नॉट मालूम करेंगे तो इस वैल्यू का नॉट हम लेंगे, नॉट में हम क्या करेंगे, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स था ट्रू, ट्रू फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमने ट्रूथ टेबल जो है ये बना दिया है। थर्ड पार्ट, इसमें हमने क्या करना है, P और Q इसको P एंड Q के इक्वल जो है वो हमने करना है। तो हमने देखना है कि ये दोनों एक दूसरे के कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज़ हैं या नहीं है। तो इसमें हम पहले P और Q मालूम करेंगे, फिर P एंड Q मालूम करेंगे, फिर दोनों की कोरिस्पोंडेंस देख लेंगे। तो उससे पहले हमें P और Q दोनों चाहिए, तो P और Q और इनकी जो चार कंडीशंस हैं जो हम पहले भी क्वेश्चंस में बात कर चुके हैं, यानी P और Q दोनों या तो ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं, या दोनों में से एक ट्रू और दूसरा फॉल्स हो सकता है। जैसे इसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यहाँ पर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है। तो ये चार कंडीशंस हमने बना ली। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, P और Q ले लेंगे, और का मतलब कि दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो वैल्यू ट्रू आएगी। जैसे इनमें दोनों ट्रू हैं तो वैल्यू ट्रू, यहाँ पर एक ट्रू है तो वैल्यू ट्रू, यहाँ पर भी एक ट्रू है, यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स होगा। एंड क्या होता है, एंड का मतलब कि दोनों ट्रू होंगे तभी जो हमारे पास आंसर है वो ट्रू आएगा, इसके अलावा फॉल्स रहेगा। यानी अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, यानी दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है एंड में। और में कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू आएगा, लेकिन एंड में दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा। जैसे यहाँ पर P Q दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, यहाँ पर एक फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, यहाँ पर भी एक फॉल्स है, यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो इसलिए फॉल्स हो गया। तो हमने P और Q भी मालूम कर लिया, P एंड Q भी मालूम कर लिया। अब हम कोरेस्पोंडेंस किस तरह से निकालते हैं। कोरेस्पोंडेंस निकालने के लिए दोनों वैल्यूज़ अगर सेम होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी तो आंसर फॉल्स। जैसे यहाँ पर देखें, ट्रू ट्रू दोनों सेम हैं तो आंसर ट्रू आया, फॉल्स फॉल्स दोनों सेम हैं तो आंसर ट्रू आया। तो अगर दोनों सेम होंगी तो ट्रू आएगा, अगर दोनों डिफरेंट, जैसे यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, डिफरेंट है दोनों तो इसलिए फॉल्स आएगा, यहाँ पर भी ट्रू फॉल्स दोनों डिफरेंट हैं तो इसलिए फॉल्स आएगा। तो ये हमारे पास ट्रूथ टेबल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ। तो हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट और उसके प्रूफ के दरमियान फ़र्क बताना है और दो एग्जांपल्स भी जो है वो बतानी है, और उन एग्जांपल से जो है वो प्रूफ को और मैथमेटिकल स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट भी करना है। तो ये बेसिकली डेफिनेशंस हैं और एक्सप्लेनेशन जो कि बुक के पेज 148, 152 और 153 के ऊपर जो है वो मेंशन है, तो ये हम बुक से देखेंगे। तो ये पेज नंबर 148 पर स्टेटमेंट की डेफिनेशन, अ सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड स्टेटमेंट। यानी वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या सेंटेंस जो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि
एक स्टेटमेंट जो है, एक सेंटेंस जो है वो एक वक्त में ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ऐसे सेंटेंस को या ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम स्टेटमेंट कहते हैं। पेज नंबर 153 पर प्रूफ की डेफिनेशन है। इन मैथमेटिक्स प्रूफ प्रोवाइड द एविडेंस। प्रूफ जो है ये हमें एविडेंस यानी सबूत देते हैं दैट द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट करेक्ट है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स। लॉजिकल सीक्वेंस को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जितने भी लॉजिकल सीक्वेंस के स्टेप्स होते हैं दैट लीड द फाइनल कंक्लूजन, और उनसे फिर फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है, देखा जाता है कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या हमारी स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ये पेज नंबर 152 पर पहली एग्जांपल है। इसमें बेसिकली फ़ियाज़ जो है ये ग्रेड 9 का स्टूडेंट है। तो ये जो है घर से लेट निकलता है और शहर में जो है वो काफ़ी हैवी ट्रैफिक होती है। तो इसने स्कूल जाना होता है। तो ये स्कूल जाता है, जब वापस आता है तो इसका फादर पूछता है कि तुम स्कूल गए थे या नहीं गए थे। तो वो कहता है कि हाँ मैं स्कूल गया था। तो अब ये जो है ये स्टेटमेंट है कि हाँ मैं स्कूल गया था। तो उसका फादर कहता है कि आपके पास कोई प्रूफ है कि आप वाकई स्कूल गए थे। तो अगर तो जारी बात है उसके पास डायरी वगैरह जो है वो लिखी है, ऊपर टीचर के जो है वो सिग्नेचर्स हुए हैं, तो इसका मतलब वो स्कूल गया था। तो या उसको जो है वो अपने टीचर को जो है वो कॉल करके जो है वो पूछना पड़ेगा या अपने फादर से बात करवानी पड़ेगी कि जी ये स्कूल आया था, या एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो एविडेंस लेना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या थी कि हाँ मैं स्कूल गया था, तो ये स्टेटमेंट होगी। और उसको स्टेटमेंट को साबित करने के लिए जो प्रूफ देने पड़े, जैसे या तो वो डायरी दिखाएगा अपने टीचर के सिग्नेचर हुए, या फिर जो है वो बात करवाएगा टीचर से या एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी से कि वाकई ये बच्चा जो है ये आया था, तो ये उसका प्रूफ है। पेज नंबर 153 पर सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में जो सिचुएशन बताई जा रही है वो ये है कि आप एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं जिसकी वारंटी है 1 साल की, लेकिन कुछ दिन गुजरते हैं तो मोबाइल जो है वो टूट जाता है। आप कस्टमर सर्विस सेंटर में मोबाइल लेकर जाते हो ठीक करवाने के लिए। तो आप उसको कहते हो जी ये मैंने मोबाइल जो है आपकी कंपनी का ख़रीदा था, तो इसकी 1 साल वारंटी थी। तो अभी 1 महीना हुआ है मुझे ले लिए, तो ये जो है ये ख़राब हो गया, तो आप मुझे ये ठीक करके दें। अब ये स्टेटमेंट है। तो आगे रिप्रेजेंटेटिव कहेगा कि जी हमें कोई प्रूफ दें कि वाकई आपने ये जो है ये 1 महीना पहले जो है ये ख़रीदा है। तो फिर जारी बात है आपको उसको वारंटी कार्ड जो है वो दिखाना पड़ेगा। जी ये देखें, ऊपर डेट चूँकि मेंशन होती है, ये देखें मैंने जो है ये 1 महीना पहले ख़रीदा था, तो वो चीज़ आपको फिर मोबाइल ठीक कर देगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या थी कि आप वहाँ पर जाते हो, आप कहते हो कि 1 महीना पहले मैंने मोबाइल ख़रीदा है, मुझे ठीक करके दें, ये स्टेटमेंट है। लेकिन आपको आपकी बात का प्रूफ करने के लिए उसे वारंटी कार्ड दिखाना पड़ता है। तो वारंटी कार्ड का दिखाना ये प्रूफ है कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो ये स्टेटमेंट ठीक है या फिर गलत है। Exercise 8, question number 5. What is the difference between axiom and a theorem? Examples of each. थ्योरम और एग्जियम में फ़र्क क्या है, एक तो आपने ये बताना है, और दूसरे नंबर पर दोनों में से एक एक जो है वो दोनों की एग्जाम्पल भी देनी है। तो ये भी हम बुक से जो है वो करेंगे। पेज नंबर 154 पर और 156 पर जो है आंसर है। पेज नंबर 154 पर थ्योरम की डेफिनेशन, अ थ्योरम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन द प्रीवियसली नाउन फैक्ट्स। प्रीवियसली नाउन फैक्ट्स की बेस पर किसी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना थ्योरम कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी एग्जांपल में ये वाली लाइन आपने लिख देनी है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज
360, यानी क्वाड्रिलेटरल के जो अंदरूनी एंगल्स हैं उनको अगर हम सम करते हैं, उनको अगर हम प्लस करते हैं तो उनका सम अप जो है वो 360 डिग्री के इक्वल आता है। यहाँ पर पेज नंबर 156 पर एक्सियम की डेफिनेशन, एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। तो एक्सियम ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको पढ़ के ही जो है वो यकीन आ जाता है उस पर, हमें उसके हवाले से कोई एविडेंस या कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्जांपल है, थ्रू अ गिवन पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास, तो उस पॉइंट में से बहुत सी लाइन जो है वो पास कर सकती हैं। तो जारी बात है, एक पॉइंट है तो उसके अंदर चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन या किसी भी एंगल पर किसी भी तरह से आप बहुत सी लाइन जो है वो पास कर सकते हो। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ। मैथमेटिकल प्रूफ में लॉजिकल रीजनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। गिव एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल भी जो है वो दें। तो बुक के पेज 147 पर इसका आंसर है। पेज नंबर 147 पर सबसे पहले डेफिनेशन, लॉजिक इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग दैट अनेबल वन टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। तो सिस्टमैटिक मेथड है, लॉजिक बेसिकली एक सिस्टमैटिक मेथड है जो कि स्टेटमेंट के मीनिंग्स को एक्सप्लेन करने में जो है वो हमारी हेल्प करता है, हमें इस काबिल बना देता है। एग्जामिन देयर ट्रूथ, उनके सच को, उनके जो क्या उसे कहते हैं कंक्लूजन्स को एग्जामिन करने में हमें इस काबिल बना देता है कि हम ट्रूथ को जो है वो एग्जामिन कर सकें। एंड डिड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट, और जो हमारे पास फैक्ट हैं, जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं, उनसे नई इंफॉर्मेशन जो है वो निकालने के हमें काबिल बना सकें। लॉजिक प्लेज अ की रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। लॉजिक जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और डिसीजन बनाने में यानी फैसला करने में एक बड़ा अहम किरदार जो है वो रखता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक पर्सन जो है वो पेंसिलिन इंजेक्शन जो है वो लगवाता है एक या दो दफ़ा, लेकिन उसको क्या होता है कि उसकी बॉडी जो है वो रिएक्शन फील कर जाती है, यानी उसकी बॉडी को जो है वो नुकसान होता है। तो हम वहाँ पर रिज़ल्ट निकालेंगे कि दैट ही इज़ एलर्जिक टू पेंसिलिन, यानी उसको उसकी बॉडी जो है ये एलर्जी रखती है पेंसिलिन के हवाले से। तो इसका मतलब कि अगर हम उसको पेंसिलिन इंजेक्शन जो है वो लगाएंगे तो उसकी तबीयत जो है वो ख़राब होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 7, इंडिकेट वेदर इट इज़ एन एक्सियम, कंजेक्टर और थ्योरम। हमने बताना है कि नीचे वाली स्टेटमेंट्स जो हैं ये एक्सियम है, कंजेक्चर है या थ्योरम है। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, और हमने रीज़न भी साथ बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट है, देयर इज़ एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स के दरमियान एक सीधी लाइन जो है वो ड्रा की जा सकती है। तो ये एक्सियम है क्योंकि हमें स्टेटमेंट देखकर ही जो है वो अंदाज़ा हो रहा है, आइडिया हो रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है ये सही कह रही है, क्योंकि दो पॉइंट्स, अगर एक यहाँ पॉइंट है एक यहाँ पॉइंट है तो उन दोनों को एक ही लाइन सीधी मिला सकती है, और अगर लाइन हम निकालेंगे भी तो वो एक पॉइंट से तो गुजरेगी लेकिन दूसरे में से नहीं गुजरेगी। तो सिर्फ एक ही लाइन दो पॉइंट्स को आपस में मिला सकती है। तो इसके लिए हमें किसी प्रूफ की भी ज़रूरत नहीं। तो एक्सियम की डेफिनेशन भी यही है, वी बिलीव इट टू बी ट्रू विदाउट रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, कि हमें इसको ठीक कहने के लिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लॉजिकली कॉमन सेंस से हमें नज़र आ रहा है कि ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो ये देखने में तो हमें ठीक लग रही है लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है कि ये ठीक है या नहीं है। हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा
कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। वैसे तो हमें देखने से यही लग रहा है कि ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि ये कंजेक्चर है, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट जो देखने से हमें लग रहा है कि ठीक है, लेकिन हमें उसको ठीक या गलत कहने के लिए फिर भी उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ऐसी स्टेटमेंट को कंजेक्चर कहते हैं। तो ये कंजेक्चर, इट इज़ बिलीव टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ये हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि ठीक है, लेकिन ये प्रूव्ड नहीं है, हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। तीसरी है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180, यानी अगर ट्राइंगल के तमाम एंगल्स को प्लस करें तो वो 180। तो ये थ्योरम है, क्योंकि ये प्रीवियसली नाउन फैक्ट्स की बेस पर हमने फार्मूला बनाया हुआ है, तो ये जो है ये ठीक है। इट हैज़ बीन प्रूव्ड टू ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नाउन फैक्ट्स, तो जो हम पहले फैक्ट्स जानते हैं उनकी बेस पर, चूँकि ये एक फार्मूला है तो इसलिए ये जो है ये थ्योरम में आएगा, क्योंकि जितने भी हमारे पास इस तरह स्टेटमेंट्स वाले फार्मूले हैं ये थ्योरम्स के अंदर जो है वो हम इनको कैटेगराइज करते हैं। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 8, फार्मूलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, उनके लिए हम जो है वो सिंपल डिडक्टिव प्रूफ से जो है वो प्रूव करेंगे दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हैं। तो इनको इक्वल करने के लिए हमें डिडक्टिव प्रूफ्स को जो है वो इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर सब क्वेश्चन 1 है, प्रूव दैट x माइनस 4 का होल स्क्वेयर प्लस 9 इक्वल है एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 25। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसको इक्वल करेंगे राइट हैंड साइड के। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, सबसे पहले जो है वो हम फार्मूला लगाकर एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वेयर वाला फार्मूला लगाया, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो यहाँ पर चूँकि इसको हमने ओपन किया है फार्मूले को, तो यहाँ पर हमने एक्सपैंड किया है, तो हम साथ लिख लेंगे रीजनिंग में बाय एक्सपैंडिंग। तो ये साथ हम डिडक्टिव रीजनिंग भी जो है वो साथ दे रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो ये वैल्यू हमने एक तो ब्रैकेट ओपन कर ली, साथ इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ प्लस कर दिया है। तो बाय एडिंग द टर्म्स टुगेदर, एक टर्म ये वाली हो गई ब्रैकेट वाली प्लस दूसरी टर्म ये, तो ये पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, तो दोनों को हमने प्लस कर दिया है। इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी प्लस माइनस कर लेंगे, तो 16 प्लस 9 25 हो गया। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट, प्रूव दैट x प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब हम फार्मूला लगाएंगे इस वाली ब्रैकेट पर भी और इस ब्रैकेट पर भी। तो जब हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी फार्मूला लगाया था तो हमने साथ लिख दिया था बाय एक्सपैंडिंग। तो पहली टर्म को भी और दूसरी टर्म को भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं फार्मूला लगाकर। तो बाय एक्सपैंडिंग बोथ टर्म्स, दोनों टर्म्स को एक्सपैंड करने के लिए। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वेयर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वेयर फार्मूला लग गया। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, दोनों जो टर्म्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो दोनों को हमने माइनस यानी ब्रैकेट्स खोल दी, तो इसके बाहर प्लस है तो ये वैल्यूज़ उसी तरह से, इसके बाहर माइनस है तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। तो इस तरह से हमने साइन चेंज कर दिए, प्लस माइनस और माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो गए। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ टर्म्स, तो दोनों टर्म्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, माइनस कर दिया है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर
माइनस एक्स स्क्वेयर से प्लस वन माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यानी प्लस माइनस कर रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2x प्लस 2x तो 4x हो गया। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 4x जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा कंक्लूजन है। पार्ट 3, प्रूव दैट x प्लस 5 होल स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 5 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 20x। ये बिल्कुल सब क्वेश्चन 2 जैसा ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को एक्सपैंड कर देंगे फार्मूला लगाकर। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। फार्मूला हमने लगा दिया। तो बाय एक्सपेंडिंग बोथ टर्म्स, दोनों टर्म्स को हमने फार्मूला लगाकर एक्सपेंड कर दिया है। इसके बाद अब दोनों टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है, तो दोनों टर्म्स को हमने माइनस कर दिया बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ टर्म्स। तो हमने ब्रैकेट खोल दी, यहाँ पर प्लस है तो अंदर वाले साइन वैसे ही रहेंगे, यहाँ पर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था 25 का माइनस 25 हो गया, ये माइनस 10x था तो प्लस 10x हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर से कैंसिल, प्लस 25 माइनस 25 से कैंसिल, तो 10x प्लस 10x 20x। तो यही हमने प्रूव करना था। ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो हमने इसको प्लस माइनस करके साथ लिख दिया सिंप्लीफाइंग। तो इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा कंक्लूजन है। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। तो हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के, तो और साथ हर स्टेप को जस्टिफाई भी करना है कि हमने वहाँ पर कौन सा रूल जो है वो अप्लाई किया है, मैथमेटिकल रूल। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सब क्वेश्चन 1, 4 प्लस 16x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4x। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे 4 प्लस 16x डिवाइडेड बाई 4। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिवीजन वाली वैल्यू है इसको 1 के नीचे ले जाएंगे, यानी 1/4 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है इसको हम अलहदा से कर लेंगे। तो इसकी हम रीजनिंग में हम लिखेंगे कि a/b अगर हमारे पास हो, जैसे ये a/b हमारे पास है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो डिवीजन वाली है वो 1/डिवीजन आ जाएगी, और जो ऊपर है वो मल्टीप्लाई में अलहदा हो जाएगा। यहाँ पर हमने यही किया है ना कि जो डिवीजन में 4 है ये 1/4 हो गया है, और 4 प्लस 16x जो ऊपर वैल्यू है इसको हमने अलहदा से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये यहाँ पर हम रीजनिंग दे रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्या स्टेप जो है वो अप्लाई किया है, और उसको साथ जो है वो यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इसमें चूँकि 4 जो है वो कॉमन निकल सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 16x, सॉरी 4x, क्योंकि 4 द 16 होता है। तो हमने इसमें से भी 4 अलग कर लिया, तो 4 को जब अलग किया तो पीछे 1 बच गया, क्योंकि 4 1 द 4 होता है। इसमें से भी 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे 4 द 16 होता है, तो 4 आ गया और साथ x आ गया। तो हमने 4 जो है वो सेपरेट, अब 4 दोनों में से ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 1 के साथ मल्टीप्लाई और 4 4x के साथ मल्टीप्लाई। तो हमने इसमें से जो कॉमन मल्टीप्लिकेटिव नंबर था वो हमने निकाल लिया है। तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है उसको सेपरेट कर लिया है। अब 4 इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो 4 हम बाहर ले आएंगे, पीछे यहाँ पर 1 बच जाएगा, और यहाँ पर से भी 4 कॉमन चला गया, तो पीछे 4x बच गया। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि तकसीम कर देना, अलग कर देना, यानी जो एक जैसी वैल्यू है उसको अलग। तो यहाँ पर 4 एक जैसी वैल्यू थी, तो हमने इसको अलग यानी बाहर ले आए हैं हम। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया।
अब इसके बाद अब यहाँ पर देखो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आपस में एक जैसे हैं क्योंकि ये कट जाएंगे, तो इसलिए हम इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं और ये वैल्यू दूसरी ब्रैकेट में, यानी एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर लगा, यानी जो जिस वैल्यू से एसोसिएट कर रही है हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 1/4 से एसोसिएट कर रहा है, यानी मैच कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये कटिंग हो जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ जो है वो यूज़ करेंगे। अब 4 1/4 ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के, यानी कट जाते हैं, 4 1/4 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो ये 4 1/4 ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया चूंकि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं इसलिए ये कट गए, तो आंसर 1 आ गया। अब 1 चूँकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो 1 यहाँ ख़त्म हो जाएगी, आम अल्फाज में 1 इनसे मल्टीप्लाई कर लेगी तो ये वही रहेगी। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा कंक्लूजन है। सेकंड में 6x² प्लस 18x डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 27 को 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी जो कॉमन फैक्टर है उनको हम सेपरेट करेंगे। जैसे इसमें भी 6x और इसमें से भी 6x कॉमन निकल सकता है, तो 6x हमने अलहदा से कर लिया और 1x अलहदा से, क्योंकि 6x और x मिलकर x², तो वापस वही वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर भी हमने 6 को अलहदा कर लिया 6x को, और 6 3 दा 18 होता है तो बाकी 3 बच गया, x भी यहाँ पर सेपरेट हो गया है। तो इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो लगाई है। इसी तरह नीचे भी कॉमन 3 इसमें से भी और इसमें से भी कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी इसमें से भी 3 को सेपरेट और x² को सेपरेट कर लेंगे, यहाँ से भी 3 को सेपरेट, और 3 9 दा 27 होता है तो पीछे 9 बच गया। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगाई है, यानी जो कॉमन फैक्टर्स निकल सकते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी उनको हमने सेपरेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो इसमें 6x कॉमन है तो 6x बाहर आ गया, यहाँ पर 3 कॉमन है तो 3 बाहर आ गया, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हो गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर चूंकि फार्मूला लग रहा है a² माइनस b², यानी x² माइनस 9 है तो 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है, तो x² माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि a² माइनस b² वाला फार्मूला लग रहा है, यानी a प्लस बी a माइनस बी। एक दफ़ा हम दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर लेंगे, तो x² माइनस 3 का स्क्वायर, तो एक दफ़ा x प्लस 3 हो गया, एक दफ़ा x माइनस 3 हो गया। अब नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, यानी यहाँ पर ये 3 जो है 3 2 दा 6 कट गया, और इसी तरह से ये हमारे पास x प्लस 3 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास बचा 2x, नीचे बचा x माइनस 3, तो यही हमने यहाँ पर लेना था 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो काटने के बाद यानी हमने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफिकेशन मेथड के बाद 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 3 हमारे पास आ गया, तो जो हमारे पास आंसर है। तो यहाँ पर 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा कंक्लूजन है। थर्ड पार्ट में ये हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 3 जो क्या उसे कहते हैं नंबर वाली वैल्यूज़ है, तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी इक्वेशन आ जाए जिसमें 3 वैल्यूज़ हमारे पास हों, तो हम उसकी हमेशा फैक्टराइजेशन करते हैं।
तो यहाँ पर ऊपर भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ वाली इक्वेशन है, नीचे भी 3 वैल्यूज़ वाली। तो फैक्टराइजेशन बाय पार्ट्स, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो जब फैक्टराइजेशन की तो 7x की जगह पर 5x प्लस 2x, और इसी तरह -3x माइनस 5x प्लस 2x, जैसे हमने पिछले चैप्टर में फैक्टराइजेशन जो है उसका तरीका पढ़ा हुआ है कि किस तरह से करते हैं। तो फैक्टराइजेशन कर ली। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले दो में से देखेंगे कौन सा कॉमन है और दूसरे दो में से देखेंगे कौन सा कॉमन है। तो पहले दो में से x कॉमन नहीं कर रहा है, दूसरे दो में से 2 जो है वो कॉमन नहीं कर रहा है। इसी तरह नीचे भी पहले दो में से और एंड वाले दो में से कॉमन निकाल लेंगे। तो पहले दो में से x कॉमन नहीं कर रहा है, दूसरे दो में से 2 कॉमन नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्योंकि हमने जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको ब्रैकेट से बाहर निकाला है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है कहलाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये x प्लस 5 x प्लस 5 ये दोनों वैल्यूज़ में, इस वैल्यू में भी और इस वैल्यू में भी कॉमन है। तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और जो बाकी बचा x प्लस 2 ये दूसरी ब्रैकेट में। तो यहाँ पर भी हम चूँकि कॉमन निकाल रहे हैं तो इसलिए दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ निकाल लगाया हमने। इसी तरह नीचे भी x माइनस 5 कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास x प्लस 2 बचा। तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो लग गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। जैसे x प्लस 2 x प्लस 2 ये एक जैसी है, तो हम एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर लगा रहे हैं, क्योंकि जो एक दूसरे से एसोसिएट कर रही हैं वैल्यूज़ उनको हमने सेपरेट कर लिया है। अब चूँकि x प्लस 2 और 1/x प्लस 2 ये दोनों सेम है, कट जाएंगी, आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि अगर वैल्यूज़ कट जाएं उसके बाद आंसर 1 आए तो ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाती है। तो इसकी जगह पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो गई, पीछे हमारे पास जो है वो बाकी बचा x प्लस 5 और x माइनस 5। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हम लास्ट पर लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा कंक्लूजन है। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 10, सपोज x इज एन इंटीजर। फर्ज करें कि x हमारे पास एक इंटीजर है, देन x इज ऑड। अगर x जो है ये ऑड हो देन 9x प्लस 4 इज ऑड। तो 9x प्लस 4 भी ऑड होगा, यानी यहाँ पर x हमारे पास एक इंटीजर है, अगर x ऑड है तो 9x प्लस 4 भी ऑड ही होगा, ये हमने प्रूव करना है। तो लेट x बी एन ऑड डिजिट, x जो है ये हमारे पास एक ऑड नंबर है, हैंस x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो ये हम फर्ज कर लेते हैं कि x जो है ये 2k प्लस 1 के इक्वल है, और k जो है ये z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स में कोई भी नंबर है। यानी k की जगह पर अगर आप कोई भी नंबर रखो उसको सॉल्व करो तो जो वैल्यू आएगी x की वो ऑड ही आएगी। जैसे k की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो 2 1 द 2 प्लस 1 तो 3 हो गया, तो 3 एक ऑड नंबर है। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 2 द 4 प्लस 1 5, 5 एक ऑड नंबर है। अगर 3 रखते हैं 2 3 द 6 प्लस 1 7 हो गया, तो 7 एक ऑड नंबर है। तो ये जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है ये ऑड नंबर को, तो हमने यहाँ पर चूँकि स्टेटमेंट में कहा था कि x ऑड है, तो हम कहते हैं कि x जो है ये 2k प्लस 1 के इक्वल है, और k जो है ये z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वो ऑड को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने प्रूव करना है कि 9x प्लस 4 भी ऑड है। तो 9x प्लस 4, तो 9x की जगह पर हमने वैल्यू रख दी, x की वैल्यू है 2k प्लस 1, तो x की जगह पर 2k प्लस 1 आ गया, और प्लस 4 जो है वो उसी तरह से, यानी 9x की जगह पर उसकी वैल्यू प्लस 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 2 द 18 7 k आ गया, 9 1 द 9 और ये प्लस 4 उसी तरह से 7, 9 प्लस 4 13। तो ये हमारे पास अगर यहाँ पर भी हम k की जगह पर कोई भी, k जो है ये सेट ऑफ इंटीजर है, यहाँ पर कोई भी नंबर रखते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 18 1 द 18 प्लस 13, तो ये हमारे पास हो गया 31। तो 31 ऑड नंबर है। यहाँ पर अगर 2 रख के 3 रख के आप देख भी लें, चेक भी कर लें, तो आपके पास आंसर हमेशा ऑड नंबर ही आएगा।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे विच इज़ एन ऑड नंबर, और यही हमने प्रूव करना था। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन 11, सपोज x इज़ एन इंटीजर। फ़र्ज़ करें x आपके पास कोई इंटीजर है। इफ़ x इज़ ऑड, अगर x ऑड है देन प्रूव करें 7x प्लस 5 इज़ इवन। तो 7x प्लस 5 जो है ये इवन वैल्यू आएगी। तो x चूँकि ऑड है तो हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था सेम उसी तरह से लेट x बी एन ऑड इंटीजर। x जो है ये ऑड इंटीजर है, हैंस x इक्वल होगा 2k प्लस 1 के, और k यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है। अगर k की जगह पर हम 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के इसको सॉल्व करें तो आंसर हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। जैसे 1 रखेंगे तो 2 1 द 2 प्लस 1 3 हो गया, तो 3 एक ऑड नंबर है। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि x जो है ये 2k प्लस 1 के इक्वल है। अब हमने प्रूव करना है 7x, पहले नंबर पर उसने कहा था x इज़ ऑड, तो x हमने एक ऑड जो है वो इक्वेशन की शक्ल में नंबर ले लिया। इसके बाद हमने प्रूव करना है 7x प्लस 5 इवन है, तो 7x प्लस 5 हमने ले लिया। 7x की जगह पर हमने उसकी वैल्यू 2k प्लस 1 रख दी, तो x की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई प्लस 5। उसी तरह से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 7 द 14 के प्लस 7 1 द 7 और प्लस 5 आ गया, तो 14 के 7 प्लस 5 12 हो गए इनको प्लस करने से। अब यहाँ पर कॉमन अगर हम लें तो 2 कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास बचा 7k प्लस 6। तो 7k प्लस 6 चूँकि ये भी नंबर होगा तो सेट ऑफ इंटीजर्स में ही, तो हम इसको m के इक्वल जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं और साथ लिख देते हैं कि m जो है ये 4k प्लस 6 के इक्वल है, जो कि मेंबर है z का। तो अब अगर हम 2m की बात करें, m भी जारी बात है फिर z का ही हिस्सा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है कि m जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स ही है। तो अगर यहाँ पर हम कोई भी नंबर रखते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन, जैसे 1 रखें 2 1 द 2, 2 रखें 2 2 द 4, 4 एक इवन नंबर है। 3 रखें तो 3 2 द 6 इवन नंबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर 7x प्लस 5 इज़ इवन इंटीजर बाय डेफिनेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एन इवन इंटीजर। यानी अगर हम इवन इंटीजर की डेफिनेशन के लिहाज से देखते हैं तो 7x प्लस 5 जो है ये इवन नंबर ही निकलता है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रूव भी कर दिया है कि m की जगह पर कोई भी नंबर रखो तो वो इवन आंसर ही आएगा। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनको प्रूव करें। तो A है इफ़ x इज़ एन ऑड इंटीजर, अगर x ऑड इंटीजर हो देन शो दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6 इज़ ऑड। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये भी ऑड ही होगी। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट x बी एन ऑड इंटीजर, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया है कि x ऑड इंटीजर है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं x ऑड इंटीजर है, हैंस x इज़ इक्वल टू 2k प्लस 1। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व किया है क्वेश्चंस को, सेम उसी तरह से ये भी है। तो x हमने फ़र्ज़ कर लिया 2k प्लस 1 है, और यहाँ पर k क्या है, z का मेंबर है यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर कोई भी नंबर रखोगे आंसर आपके पास हमेशा ऑड ही आएगा। जैसे 1 रखोगे तो 2 1 द 2 प्लस 1 3 हो गया, तो 3 एक ऑड नंबर है। 2 रखोगे 2 2 द 4 प्लस 1 5 हो गया, तो 5 एक ऑड नंबर है। तो x इज इक्वल टू 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 यहाँ पर ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन ले लेंगे जिसको हमने प्रूव करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6। तो एक्स स्क्वेयर x की जगह पर हम उसकी वैल्यू 2k प्लस 1 रख देंगे, तो x की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई, x का स्क्वेयर है तो उसकी वैल्यू का स्क्वेयर माइनस 4, x की जगह पर 2k प्लस 1 हम रख देंगे, तो x की जगह पर 2k प्लस 1 आ गया, प्लस 6 उसी तरह से आ गया। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। इसी तरह से ये -4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो -2 4 द 8
के साथ आ गया और प्लस माइनस माइनस 4 1 द 4 और ये +6 उसी तरह से साथ आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4k² माइनस 4k, ये 8k में से 4k माइनस हो गए तो पीछे 4k बचे और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा क्योंकि ये 8k में से 4k निकल गए हैं तो पीछे 4 बचे और साइन बड़ी वैल्यू का। इसी तरह से ये +1 -4 और +6 ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये एक जैसे नंबर्स हैं। तो 6 + 1 7, 7 - 4 3, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों वैल्यू में से 4 जो है कॉमन निकल रहा है, तो हम 4 को जो है कॉमन निकाल लेंगे। तो 4 कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास बचा k² माइनस यहाँ से भी 4 कॉमन चला गया k और +3 बाहर आ गया। अब k² माइनस k, चूँकि k जो है अगर z का मेंबर है तो इसका मतलब k² माइनस k जो है ये भी z का मेंबर ही होगा, तो इसकी जगह पर हम m जो है वो लिख देंगे। तो साथ बता देंगे कि m जो है इक्वल है k² माइनस k के और ये मेंबर है z का, क्योंकि अगर k z का मेंबर है तो k यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, तो जारी बात है आंसर भी z में से ही होगा, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स में से ही होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें तो हम उसको सॉल्व करें तो आंसर हमेशा ऑड ही आएगा। जैसे m की जगह पर 1 रखें तो 4 1 द 4 +3 7 हो गया, 7 ऑड नंबर है। 2 रखें 4 2 द 8 +3 11 हो गया, 11 ऑड नंबर है। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर इक्वेशन इज ऑड बाय डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन हमने बनाई है इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ये ऑड ही है। बी पार्ट, इफ x इज एन इवन इंटीजर, अगर x इवन इंटीजर हो शो दैट इक्वेशन दिस इज इवन, तो ये इक्वेशन भी इवन होगी। तो यहाँ पर अब x जो है इवन इंटीजर है तो लेट x बी एन इवन इंटीजर। अगर x इवन इंटीजर है हैंस x इज इक्वल टू 2k, तो इवन इंटीजर के लिए हम 2k, जैसे ऑड के लिए 2k + 1 लेते हैं, इसी तरह इवन अगर नंबर होगा तो इवन के लिए x इज इक्वल टू 2k होगा, क्योंकि k की जगह पर k यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स का मेंबर है, तो k की जगह पर कोई भी नंबर रखो तो आंसर जो है वो इवन ही निकलेगा। जैसे अगर यहाँ पर 1 रखे तो 2 1 द 2, 2 एक इवन नंबर है। 2 रखें 2 2 द 4, 4 एक इवन नंबर है। 3 रखें 3 2 द 6, 6 एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब कि 2 के इवन नंबर है। अब हम इक्वेशन ले लेंगे x² + 2x + 4, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर उसकी वैल्यू 2k आ जाएगी। तो x का स्क्वायर है तो 2k का स्क्वायर प्लस 2 x की जगह पर 2k आ गया, प्लस 2 x की जगह पर 2k आ गया, प्लस 4 उसी तरह से। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k² और 2 2 द 4 साथ k आ जाएगा प्लस 4। अब तीनों में से 4 जो है वो कॉमन निकल रहा है तो 4 कॉमन निकाल लो, पीछे हमारे पास बचा k² प्लस यहाँ पर 4 कॉमन निकल गया, पीछे k² बचा, यहाँ से 4 कॉमन निकल गया, पीछे k बचा, यहाँ से 4 कॉमन निकला तो पीछे कुछ भी नहीं यानी 1 बचा, क्योंकि 4 1 द 4 होता है। अब हम इस सारी वैल्यू की जगह पर m लगा देंगे और साथ बता देंगे कि m जो है ये इक्वल है k² + k + 1 के, जो कि मेंबर है z का, क्योंकि अगर k मेंबर z का है तो यहाँ पर भी k है, तो इसका मतलब कि ये भी मेंबर z का ही होगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स में से ही कोई नंबर आएगा। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अगर हम यहाँ पर देखें 1 लगा कर देखें 4 1 द 4 इवन नंबर बन गया। 2 लगा कर देखें 4 2 द 8 इवन नंबर है। 3 लगा कर देखें 3 4 द 12, 12 भी एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो बाय डेफिनेशन स्टेटमेंट आई है ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर दिस इक्वेशन इज इवन बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के लिहाज से ये इवन नंबर है। Exercise 8 question number 13, prove that for any two non-empty sets A and B,
प्रूव करना है हमने कि अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हों, यानी एम्प्टी सेट के अलावा कोई सेट हों जिनमें कोई ना कोई मेंबर हो, ए और बी दो सेट हों, तो हमने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट वाले क्वेश्चंस आपने चैप्टर 5 में जो है वो किए हुए हैं, सॉरी चैप्टर 3 में। तो हमने उसी तरह से इसको जो है वो प्रूव करना है। हमारे पास यहाँ पर उन्होंने सेट्स जो है वो नहीं दिए हुए, तो लॉजिक से हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो डिमॉर्गन लॉ है ये ट्रू है। तो यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास कोई मेंबर एक्स है जो कि ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का हिस्सा है, यानी एक्स मेंबर है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का। तो अगर ये एक्स ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का हिस्सा है तो इसका मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हम हमेशा निकालते हैं जब यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाता है ए इंटरसेक्शन बी को, यानी ए इंटरसेक्शन बी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें से कोई भी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में नहीं होता। तो अगर कोई मेंबर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का हिस्सा है तो इसका मतलब वो ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा नहीं होगा, और अगर वो ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा नहीं होगा तो इसका मतलब वो ए का हिस्सा भी नहीं है और बी का हिस्सा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिंपल का हिस्सा नहीं तो सिंपल। और अगर वो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का हिस्सा है तो इसका मतलब वो ए कंप्लीमेंट का भी हिस्सा है, बी कंप्लीमेंट, क्योंकि अगर वो कंप्लीमेंट का हिस्सा है तो अलग अलग कंप्लीमेंट्स का भी वो हिस्सा ही होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स जो है ये मेंबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी अगर हम इन दोनों कंप्लीमेंट्स को इकट्ठा कर लें तो जारी बात है अगर एक्स ए कंप्लीमेंट में बी है, बी कंप्लीमेंट में भी है, तो इसका मतलब वो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट में भी मौजूद होगा। लेकिन x जो है ये आर्बिट्रेरी नंबर जो है यानी वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, यानी x की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट है ये बेसिकली रिलेट करता है a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट को। तो ये हमने जो है एक साइड प्रूव कर दी। अब सेकंड साइड हम क्या करेंगे, ये साइड है a कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो हम इसको ले लेंगे और हम कहेंगे कि y इसका मेंबर, जैसे हमने इसको यहाँ पर लिया था और हमने कहा था कि ये जो है इसमें x एक मेंबर है, इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड को ले लेंगे और हम कहेंगे कि y जो है a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट का हिस्सा है। तो अगर ये y a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट का मेंबर है तो इसका मतलब कि y a कंप्लीमेंट का भी मेंबर होगा और b कंप्लीमेंट का भी मेंबर होगा, जैसे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। तो अगर वो कंप्लीमेंट का मेंबर है तो इसका मतलब कि वो a और b का मेंबर नहीं है, क्योंकि जो कंप्लीमेंट का मेंबर होता है वो कंप्लीमेंट का मेंबर तो इंडिविजुअली हो सकता है लेकिन सिंपल में वो नहीं होगा। और अगर y जो है वो a में भी नहीं है, y b में भी नहीं है, तो इसका मतलब y a इंटरसेक्शन b में भी नहीं होगा। और अगर y a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट में मौजूद है तो इसका मतलब y a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट में भी मौजूद होगा, क्योंकि जो कंप्लीमेंट में मौजूद होगा वो कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा, और जो कंप्लीमेंट में मौजूद होगा वो सिंपल सेट्स के अंदर मौजूद नहीं हो सकता। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि y जो है मेंबर है a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, जो हमने यहाँ पर लिखा है इज़ एन आर्बिट्रेरी। यहाँ पर y जो है ये भी आर्बिट्रेरी नंबर है, तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन यूनियन b इंटरसेक्शन, यानी ये वाली वैल्यू मेंबर है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट के, यानी इसके। तो हम लिख देंगे अब ये इसकी मेंबर है और यहाँ पर हमने प्रूव किया कि ये इसकी मेंबर है, यानी दोनों सेम हैं।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाली साइड जो है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल होगी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। और अगर हम आम अल्फाज में बात करें, अगर ये वाले स्टेप्स जो है वो आ जाते हैं तो ये स्टेप्स बिल्कुल उलट हैं। सिर्फ हमने क्या करना है, एक्स की जगह पर वाई लिख देना है, यानी ये नीचे से शुरू कर देना है। यहाँ पर एक्स था तो वाई मेंबर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये पहला स्टेप, यानी 4 वाला स्टेप यहाँ पर पहला स्टेप बन गया, ओ 5 वाला। और यहाँ पर ये जो 4 वाला है ये दूसरा स्टेप, ये 3 वाला तीसरा स्टेप, 4 वाला चौथा स्टेप और 5 वाला ये फर्स्ट वाला पहला स्टेप जो है बन गया। तो हम नीचे से लिखना सिर्फ x की जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर y आ जाएंगे। तो हम इस तरह से ये वाली साइड इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर x और y रियल नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, यानी इनके साथ नेगेटिव साइन नहीं होगा, एंड एक्स स्क्वेयर लेस देन वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर जो है ये छोटा है वाई स्क्वेयर से, तो हमने प्रूव करना है कि एक्स जो है ये लेस देन होगा वाई के। तो हम जो स्टेटमेंट दी गई है हम वो ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर लेस देन वाई स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर और एक्स और वाई चूँकि दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि ये पॉजिटिव हैं और रियल नंबर्स हैं, तो इनका स्क्वायर रूट जारी बात है लिया जा सकता है। अगर नेगेटिव होंगे तो स्क्वायर रूट नहीं, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट जो है वो सॉल्व नहीं होता। तो चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये पीछे x बचा लेस देन y, तो यही हमने प्रूव करना। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, कि हमने प्रूव कर दिया है कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर होगा पॉजिटिव रियल नंबर की शक्ल में, तो x जो है वो लेस देन y होगा। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180, यानी जो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे ये 1, 2 और 3 है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो ये इसके इंटीरियर एंगल अगर इनका सम लेंगे यानी अगर इनको प्लस करेंगे तो वो 180 के इक्वल आएगा, ये हमने प्रूव करना है। तो लेट ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने एक ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने एक ट्राइंगल बना ली है। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन डी ई, डी से ई तक हमने ये एक पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है ए बी से, सच दैट इट टचेज द पॉइंट सी, इस तरह से ये डी ई ड्रॉ की है कि ये सी पॉइंट को टच करके गुजरे। तो ये हमने साथ डायग्राम बना ली, साथ उसको एक्सप्लेन कर लिया। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास डी ई और ये एंगल 3, 4 और 5, ये लाइन का एंगल है, स्ट्रेट लाइन का, और स्ट्रेट लाइन का जो एक साइड का एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5, अगर इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये एक लाइन का एंगल बन जाता है जो कि 180 के इक्वल है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये इक्वल है 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है, ये हमारे पास डी ई एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम कहेंगे कि ये 180 के इक्वल है और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एंगल 4 एंगल 1 के अल्टरनेट है, और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं थ्योरम्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 4 ये एक लाइन है, इसका ये अंदरूनी एंगल और ये बैरूनी एंगल, यानी बाहर वाला और अंदर वाला एंगल, ये एक दूसरे के से सेम होंगे। इसी तरह से इस लाइन का ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल एंगल, ये दोनों आपस में सेम होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 5 के, ये दोनों इस लाइन का ये इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल ये इक्वल है। एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। इसी तरह से एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल है, तो ये अल्टरनेट, तो हमने साथ लिख भी दिया कि ये अल्टरनेट एंगल है, और इसको इक्वेशन 2 और 3 का नाम। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3
में से हमने एंगल 4 और एंगल 5 की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करनी है, यानी एंगल 4 1 के इक्वल है तो एंगल 4 की जगह पर 1 आ जाएगा। इसी तरह एंगल 5 2 के इक्वल है तो एंगल 5 की जगह पर 2 आ जाएगा। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 की वैल्यू और एंगल 5 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 इक्वेशन में से पुट किस में करनी है, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर वही गेट। तो एंगल 3 तो उसी तरह से आ गया। एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1 के, तो एंगल 4 की जगह पर एंगल 1, और एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो एंगल 5 की जगह पर एंगल 2 आ गया इज इक्वल टू 180। उसी तरह से अब हम तरतीब लगा लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यही हमने प्रूव करना था कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 जो है अगर इनको सम करें, अगर इनको प्लस करें तो वो 180 के इक्वल होगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया यहाँ पर। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए बी एंड सी आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, ए बी और सी नॉन ज़ीरो हैं यानी ज़ीरो नहीं हो सकते, ज़ीरो के अलावा कोई नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी हो सकते हैं, और रियल नंबर्स हैं यानी इमेजिनरी नहीं हैं। प्रूव दैट, तो प्रूव करें ए बाई बी इज़ इक्वल टू सी बाई डी कोरिस्पॉन्डिंग टू ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। तो कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब कि हमने इस साइड को यानी लेफ़्ट साइड को राइट साइड में भी प्रूव करना है और राइट साइड को लेफ़्ट साइड में भी प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड लेते हैं, ए बाई बी इज़ इक्वल टू सी बाई डी। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे बी डी को, क्योंकि हमने डिवीजन जो है ख़त्म करनी है, इस तरफ कोई डिवीजन नहीं है तो बी और डी डिवीजन में है, तो बी डी को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ लिख देंगे बाय मल्टीप्लाइंग बी डी ऑन बोथ साइड्स। तो बी डी को इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। तो बी डी को दोनों साइडों पर यानी इस साइड पर ए बाई बी की तरफ भी और सी बाई डी की तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को जो है वो सेपरेट कर लेंगे। ए यहाँ पर आ गया, बी और ये डिवीजन में है तो 1 बाई बी, तो बी और 1 बाई बी को हमने ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, और ये डी जो है यहाँ पर आ गया। इसी तरह से इसमें डी और 1 बाई डी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो डी और 1 बाई डी यहाँ पर, ये सी यहाँ पर आ गया और बी जो है इनमें से बचा तो बी यहाँ पर, क्योंकि डी जो है वो हम ब्रैकेट में ले आए, इसका 1 बाई डी ब्रैकेट में ले आए। तो अब बी 1 बाई बी ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, कैंसिल हो जाएंगे तो ए डी बचा। ये डी 1 बाई डी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, कैंसिल हो गए तो बी सी बचा। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो हमने जो है सिंप्लीफाई करने से प्रूव कर दिया, यानी जहाँ पर कटिंग होती है वो सिंप्लीफाई हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो लेफ़्ट पार्ट है ये इक्वल है राइट पार्ट के। अब इसी तरह से हमने ये जो राइट पार्ट है इसको हमने लेफ़्ट पार्ट के इक्वल प्रूव करना है। तो अब हमने राइट पार्ट ले लिया, ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। तो अब हमने जो पीछे लिखा था हम उसको नीचे से ऊपर की तरफ सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो अब ए डी इज़ इक्वल टू बी सी है, तो अब हमने नीचे बी और डी डिवीजन में लाना है, तो हम क्या करेंगे 1 बाई बी डी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो इस साइड पर भी 1 बाई बी डी और इस साइड पर भी 1 बाई बी डी से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ जो है वो स्टेटमेंट लिख दी, लॉजिक दे दिया बाय मल्टीप्लाइंग 1 बाई बी डी ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे, जैसे डी और 1 बाई डी ये ब्रैकेट में आ गया, यहाँ पर ए बचा और 1 बाई बी बचा, क्योंकि ये 1 बाई बी बाकी बच गया, 1 बाई डी ब्रैकेट में चला गया। यहाँ पर b और 1 बाई बी जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तो b और इसमें 1 बाई बी ब्रैकेट में आ गया, c यहाँ पर बचा और यहाँ पर 1 बाई डी बचा। तो ये इसी तरह से, और साथ हमने लिख दिया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने सेपरेट कर लिए हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास a बचा और 1 बाई बी, इसी तरह c बचा और 1 बाई डी। अब यहाँ पर हम इसको
इकट्ठा करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रूल है कि अगर a और 1/b मल्टीप्लाई हो रहे हों तो a/b हम यानी ये वाला और जो डिवीजन के नीचे वाला हम इसको इकट्ठा, तो यहाँ पर a/b हो जाएगा, यहाँ पर c/d हो जाएगा। हमने रूल जो है वो साथ लिख दिया है। बी पार्ट में a/b डॉट c/d को हमने इक्वल करना है ac डिवाइडेड बाय bd। अब यहाँ पर कोरेस्पॉन्डेंस नहीं है तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे और वही हमारा आंसर होगा, यानी हमें दोनों को एक दूसरे से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली a/b और c/d। तो अब हम क्या करेंगे, a और 1/b अलहदा कर लिया, यानी ऊपर वाली अलहदा और नीचे वाली अलहदा। और यहाँ पर हमने साथ बता भी दिया कि a/b जो है ये इक्वल होगा, a हमने सेपरेट कर लिया और 1/b जो है ये हमने सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, a और c ये चूँकि डिवीजन के बगैर हैं तो इनको हमने अलहदा कर लिया, और 1/b और 1/d जो है ये डिवीजन वाली हैं तो इनको हमने, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लगा दी, यानी जो एक तरह की हैं उनको एक साइड पर और जो दूसरी तरह की हैं उनको दूसरी साइड पर, यानी डिवीजन वाली एक साइड पर और मल्टीप्लिकेशन वाली हमने एक साइड पर जो है वो कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि ये वाली साइड इस साइड के, अब ये वाली साइड इस साइड के, यानी जो दोनों सेपरेट हैं अलहदा अलहदा हैं, ऊपर वाली ऊपर आ जाएगी और नीचे वाली नीचे आ जाएगी। तो ए सी 1 से मल्टीप्लाई करेगा ए सी डिवाइडेड बाय बी डी आ जाएगा, यानी a इंटू 1/b इक्वल होगा a/b के, यानी अगर डिवीजन्स अलहदा हों तो हम उसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। और यही हमने प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो हमने ली थी इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। पार्ट सी में a/b प्लस c/d को हमने इक्वल करना है a प्लस सी डिवाइडेड बाय b के। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो ले लेंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली। तो अब इनको हम जो है वो सेपरेट कर लेंगे, यानी a को सेपरेट और 1/b को सेपरेट, इसी तरह c को सेपरेट और 1/b को हमने सेपरेट कर लिया, यानी a/b जो है हम a को अलहदा और 1/b यानी डिवीजन वाली वैल्यू को अलहदा लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट जो है वो लगा दी। इसके बाद यहाँ और यहाँ अगर हम देखें तो 1/b कॉमन है, तो हम दोनों में से 1/b को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर पीछे a बचा, यहाँ पर c बचा, तो चूँकि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है यानी कॉमन ले लिया है, तो कॉमन लेने से अलहदा करने से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारे पास a है मल्टीप्लाई 1/b है, तो a मल्टीप्लाई 1/b अगर हो तो हम उसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, यानी ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, डिवीजन वाली वैल्यू नीचे। तो ये a प्लस बी ऊपर आ जाएगा, डिवीजन में जो b है ये नीचे आ जाएगा। तो यही हमने, हमारे पास राइट हैंड साइड थी, हमने प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।